नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ है देश के जाने माने पत्रकार अशोक वानखेड़े जी। आप तमाम बड़े टीवी चैनल में उनको देखते रहते हैं। मैं अशोक जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। कोरोना किसी के हाथ में नहीं था, एक बीमारी थी, एक इन्फेक्शन था, मगर लाशों की संख्या छुपाना सरकारों के हाथ में था। सरकार इतनी असहाय क्यों थी, सरकार इतनी बेईमान क्यों थी कि वो जिंदा तो इलाज नहीं दे पाई और मरने पर भी आंकड़े दर्ज नहीं कर पा रही। क्या देखते हैं अशोक जी अखिलेश यादव के इस ट्वीट से कि 43 गुना ज्यादा मौतें हुई हैं उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में? मुझे संजय भाई ताज्जुब इस बात का है कि ये ट्वीट देखने के बाद मैं तमाम अखबार छान रहा था कि कहीं तो ये खबर मिले। नवभारत टाइम्स में पीछे के पेज पे एक छोटा सिंगल कॉलम है, बाकी सब अखबारों में ये बहुत बड़ी खबर मानता हूं मैं इसको, ये गायब। हमारे यहाँ आरोप लगातार लगते जा रहे हैं और विश्व संगठन, विश्व के बड़े बड़े अखबार, साइंटिस्ट की पूरी फैटर्निटी ये लगातार केंद्र सरकार पे आरोप लगा रही है कि आप आंकड़े छुपाते हैं और खासकर कोविड के आंकड़े छुपाते हैं। उसके बाद जो सरकारें जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, जो राज्य ऐसे है, वहां उन्होंने आंकड़े जब बताए, ओरिजिनल आंकड़े, तो उन पे आरोप लगाया कि आप मिसमैनेजमेंट करते हैं, आपको कोविड समझ में नहीं आता है, आपने लोगों को मरवाया वहां पे, और उन राज्यों के नॉन परफॉर्मेंस पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया। जबकि पहली लहर में हमने विजय घोषित किया, हमने अपने आप को कोविड पे विजय पा ली और पूरे विश्व को विजय दिलवाने के लिए हम अंतरराष्ट्रीय मुहिम पे निकले कि वैक्सीन लेके कि हम पूरे विश्व को अब कोरोना से मुक्त करवाएंगे। जब ये स्टैंड सरकार ने ले लिया, केंद्र सरकार ने, तो भाजपा शासित राज्यों की इतनी औकात ही नहीं है कि वो ओरिजिनल बताए कि साहब आप तो जा रहे हैं वो विश्व विजेता विजय करने के लिए, लेकिन हमारी हालत बहुत पतली है। तो वो भी अपने केंद्र सरकार के पीछे पीछे झूठ परोसते गए, और ये झूठ मात्र उत्तर प्रदेश का नहीं है, फिर भी उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड तो थोड़ा सा बहुत ठीक है। मैं आपको यदि गुजरात का आंकड़ा बताऊं तो गुजरात में भी ऐसा ही, जब वो जो डेथ सर्टिफिकेट का आंकड़ा निकला तो डेथ सर्टिफिकेट तो 2.5 लाख से ज्यादा बटे हैं और मरने वाले की संख्या 4,000 कुछ और बताई है। आपके यहाँ तो कम से कम 46% का है। वही हालत मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश ने तो आंकड़ा ही बताना बंद कर दिया था, क्योंकि वो लगातार शमशान के आंकड़े कुछ अलग आ रहे थे, अखबार में कुछ अलग छप रहे थे। तो ये जब आंकड़े छुपाए जाते हैं ये बताने के लिए कि हमने कोविड पे कंट्रोल किया, लेकिन जब ज्यादा लोग मरते हैं तो हमने गंगा में बहती हुई लाशें देखी, हमने रेत में पूरी हुई लाशें देखी, और सर्वोच्च न्यायालय लगातार अभी केंद्र सरकार को नोटिस दे चुका है इस मामले में कि ये जो डेथ सर्टिफिकेट आप बनाते हैं, इस जटिल प्रक्रिया को आप ठीक से करिए और इसमें कोरोना से हुई मृत्यु की आप बाकायदा एंट्री करिए। अब मेरा एक अहम सवाल है, आज आपने सवाल पूछा, आज मैं आपको पूछता हूं सवाल। आप लखनऊ में हैं, उत्तर प्रदेश में है, शरद जी लखनऊ में, आज तीनों पैनलिस्ट आप लखनऊ से हैं। मुझे एक बात बताइए, एक साल में यदि 2.5 लाख मौतें ज्यादा होती है, उसमें से 22,000 मौतें यदि मात्र कोविड से है, तो फिर करीब करीब 2.25 लाख मौतें किसी अन्य कारण से हो ही रही है। तो क्या कोविड से भी कोई बड़ा वायरस उत्तर प्रदेश में है? क्या उत्तर प्रदेश में कोई और बीमारी है बड़ी जो कोविड से भी बड़ी है? जिस कोविड ने विश्व को महामारी के रूप में, अपने आप को महामारी के रूप में प्रस्तुत किया विश्व के सामने, उससे भी बड़ी महामारी इस देश में है जो हम अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। आप भी 4 PM पे लगातार एक नई नई खबर देते, लेकिन आप इस खबर से कैसे चूक गए कि एक कोई और वायरस है, कोई और चीज है जो उत्तर प्रदेश के लोगों को मार रही है? कोविड ने तो 22,000 मारे हैं, उनने तो 2.5 लाख मारे हैं, उसको कौन देखेगा? वही गुजरात में मारे हैं, गुजरात में तो कोविड ने बहुत कम लोग मारे हैं, लेकिन लाखों की तादाद में किसी और कारण से लोग मरे हैं। तो क्यों मरे हैं? ऐसा कौन सा डिसीज है, ऐसा कौन सा नया वायरस है जो अभी तक लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं? हमारे देश के साइंटिस्ट लगातार गुहार लगा रहे हैं कि भाई साहब डेटा दे दीजिए, क्योंकि आप पहले लहर का डेटा नहीं देंगे तो दूसरी लहर के लिए लड़ने के लिए साइंटिस्ट अपनी लॉजिस्टिक तैयार नहीं करेंगे। हमेशा डेटा पे होता है, हम हर चीज को एक अपने आंकड़े होते हैं, अपना संकलन होता है, उसके ऊपर करते हैं। आपका अखबार का सर्कुलेशन भी आप पिछले साल क्या था, कौन सी सीजन में क्या सर्कुलेशन आता है, उस हिसाब से आप अखबार के पेपर की ऑर्डर देते हैं। आप यूं ही पेपर खरीद के नहीं रखते कि पैसा कहां से आएगा, इतना ब्लॉक करेगा। तो साइंटिस्ट भी कहते हैं कि आप पहली लहर के आंकड़े देंगे तो हम दूसरी लहर के लड़ने के लिए आपको हम तैयारी देंगे, आप वो देने को तैयार नहीं। दूसरी लहर के आंकड़े वो आप देने को तैयार नहीं है। मुझे पता नहीं 2014 से लेके
हमारी सरकारों को आंकड़ों से इतनी नफरत क्यों है? आंकड़े या तो परसते हैं तो न्याय या तो झूठ परसते हैं। जो दिखता है सामने कि ये कैसा झूठ है, कैसा इसको एक्सेप्ट करें। फिर बेरोजगारी का आंकड़ा हो, महंगाई का आंकड़ा हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आंकड़ा हो, विदेशी चलन का आंकड़ा हो, पेट्रोल के प्राइसेस का आंकड़ा हो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, या फिर रुपए की कीमत का आंकड़ा हो, या डॉलर के फ्लक्चुएशन का आंकड़ा हो। तेल की मिलावट, इसलिए अभी तेल महंगा हो गया। सरसों का एग्रीकल्चर मंत्री ने कहा क्योंकि तेल में, सरसों में जब से मोदी जी आए तब से मिलावट कम होने लगी है, इस वजह से महंगा हो गया। एक हमारे कैबिनेट मंत्री कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, थोड़ा ऑक्सीजन संभाल के लीजिए। अरे क्या ऑक्सीजन सब्जी है? रोटी के साथ संभाल के खाइए, इतनी सब्जी है? अरे ऑक्सीजन तो जितना चाहिए उतना लेना ही पड़ेगा भैया, नहीं तो मर जाएगा आदमी। तो ये ऐसे उलूल जुलूल जो जवाब है, ये इस बात को द्योतक है, दिखाते हैं। क्योंकि जब झूठ परोसा जाता है तो उस झूठ को जस्टिफाई करने के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो फिर आप ये उलूल जुलूल स्टेटमेंट देते हैं जो इस देश के लोगों को, लोग धन्यवाद दे रही सरकार को। मुझे किसी आदमी ने कहा कि आप बहुत ही मूर्ख आदमी हैं जो इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं। अरे इस कोविड के पीरियड में अब सब दूर डर फैला हुआ है, हम बहुत साइकोलॉजिकल प्रेशर में हैं। ऐसे में हमारे मंत्रियों के वक्तव्य हमारा मनोरंजन करते हैं, थोड़ा व्यंग हम सुनते हैं। तो अशोक जी, आप इसको भी तकलीफ मानते हैं? ये व्यंग हो गया, ये सरकार व्यंग हो गई, ये कॉमेडी सर्कस है। और यही आंकड़े बताते हैं उत्तर प्रदेश के कि ये कॉमेडी सर्कस। अशोक भाई, मैं कुछ गांवों में गया था। उस गांव में 9 जनपद का गांव था। उन्होंने बताया पिछले 1 महीने में 25 मौतें हुई हैं। भास्कर के टीम के रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छे नौजवान हैं। भास्कर ने बहुत अच्छा काम किया। कई गांवों में तुरंत इस पे मौके पे उन्होंने चेक कराया। बता रहा था रिपोर्टर आदित्य की कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ पे पिछले 2 महीने में, 3 महीने में 30 मौत, 20 मौत, 15 मौतें ना हुई हों। और आज नवभारत टाइम्स ने, सुधीर मिश्रा बहुत अच्छे संपादक हैं, उन्होंने आज हिम्मत करी है, पहले पेज पे छापा भी है कि मौत के आंकड़ों में इतनी कमी क्यों। उत्तर प्रदेश में 1 लाख गांव हैं। संख्या बताने की जरूरत नहीं है। जब हर गांव से संख्या आ रही है कि पिछले 2 महीनों में, 3 महीनों में इतनी ज्यादा मौतें हुई, तो सरकारी आंकड़ों से 43 गुना नहीं, जैसे सिद्धार्थ भाई ने कहा, बहुत ज्यादा गुना बढ़ गई होंगी मौतें। मेरा सवाल अशोक भाई ये है कि ये आने वाले टाइम में, जैसे हम सब यहाँ बैठ के इंटेलेक्चुअल लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि आने वाली जनरेशन के लिए ये प्रॉब्लम होगी, कोई रिसर्च नहीं हो पाएगी, कोई शोध नहीं हो पाएगा कि कोरोना ने कितने लोगों को नुकसान किया, किस हालत में किया। तो क्या ये एक बहुत बड़ा अपराध नहीं है? आप सरकारी आंकड़ों में हेरा फेरी करें, धोखाधड़ी ये करें, समझ में आता है, लेकिन ये धोखाधड़ी तो पूरी मानवता के साथ है। ये तो बहुत आपराधिक से भी गंभीर आपराधिक कृत्य है जो सरकार ने किया। क्या लगता है अशोक भाई, कोई एक दंड नहीं तय होना चाहिए सरकारों को जो झूठ बोलती हैं ऐसे? दंड की परिभाषा तो मद्रास हाईकोर्ट ने कर दी थी संजय भाई, जब उन्होंने कहा था कि क्यों नहीं हत्या का मुकदमा चलाया जाए इलेक्शन कमीशन पे। ये बताता है कि कोविड की मृत्यु को हत्या के मुकदमे में बदलाव करना चाहिए। यदि एक हाईकोर्ट कहता है तो वो हाईकोर्ट की पीड़ा है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। सिद्धार्थ भाई कहीं सही कह रहे थे। आने वाले 20 साल बाद जब बच्चा कोई पढ़ेगा तो वो बोलेगा कि बहुत ही मूर्ख थे ये लोग, कुछ लोग मरे नहीं और पेंडेमिक करके सर पे उठा लिया था, करोड़ों रुपए का बजट खर्चा किया। कहां थी भैया लहर? कौन सा कोविड? किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, कोविड था ही नहीं इस देश में, क्योंकि आंकड़े तो ये बताते हैं कि नहीं था। लेकिन सिद्धार्थ भाई, हमारे सरकारें इतनी बेशरम हो चुकी है, इतनी बेशरम हो चुकी है कि वो आंकड़ों पे यू टर्न कब लेगी कुछ बता नहीं सकते। जब उत्तराखंड में, हरिद्वार में कुंभ की जब शाही स्नान होता था, सरकार आंकड़ा देती थी कि 32 लाख लोगों ने नहाया। आज गंगा में डुबकी लगाने वाले 28 लाख लोग हो गए। कुंभ खत्म हो गया, कोर्टों ने जब डंडा उठाया, तब उसके बाद एक रेक्टिफाइड आंकड़ा आया कि एक्चुअली वो 10 ही लाख लोग आए, और 10 लाख का भी बाइफरफिकेशन ऐसा किया कि 5 लाख तो वहीं की आबादी है, और कुछ अखाड़े और ऐसा करके लोग तो आए ही नहीं थे कुंभ में, क्योंकि उनके गले मामला पड़ गया। जब पूछा कि तुम्हारा इतना आंकड़ा गलत कैसा हो गया, तो बोले वो गिनने में गलती हो गई हमसे। अभी एक आया कि कैसा फर्जी लोगों को,
मतलब जिनके मोबाइल नंबर मिले, मोबाइल नंबर पे लालू यादव के टाइम पे तो स्कूटर पे भैंसे गई थी। यहाँ तो बिना गंगा नहाए, बिना हरिद्वार गए आपकी एंट्री भी हरिद्वार में हो गई, आपकी आरटीपीसीआर भी हो गई और आप नेगेटिव भी पाए गए। और वो आदमी अपना पंजाब में इंश्योरेंस एजेंट, वो घर घर घूम रहा है। वो बोला मैं लोगों को स्कीम भेजता हूं कि भैया आपके साथ कुछ दुर्घटना हो गई तो आपके परिवार के लिए इसी जन्म में मैं व्यवस्था करता हूं। लेकिन मुझे आज पता पड़ा कि मैं अगले जन्म की व्यवस्था करने के लिए कुंभ भी गया था, क्योंकि मेरे मोबाइल पे एसएमएस आया है कि आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव है। मोक्ष में मिल गया आपको। मोक्ष में मिल गया उसको। उसने फिर कहा कि ये मेरा मोबाइल का डाटा हैक हुआ है। उसने जब कंप्लेंट की तो वो सोर्स निकला कि आपका कुंभ में जो एजेंसियों ने जो आरटीपीसीआर किया वहां से आया है। बाद में अब जांच एजेंसी बैठी और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमको 1 महीना पहले मालूम पड़ गया था कि ये गड़बड़ हो गई है। इनकी हालत हिंदी फिल्मों के पुलिस जैसी है। जब हीरो गुंडों को पकड़ लेता है फिर पुलिस सायरन बजाती हुई आती है। जब मीडिया इसको एक्सपोज करता है तब मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमको मालूम था। 28 लाख का आंकड़ा 12 लाख कैसा होता है यह समझ के परे। आप 20 लाख का पैकेज देते हो पहले कोविड के लहर में, वो सिर्फ 8 लाख का होता है, वो भी पूरा नहीं होता क्योंकि वो भी पूरा बटा नहीं है, आपके वित्त मंत्री कहते हैं। यदि मीडिया कहता है तो देशद्रोही होता है, पाकिस्तान और चाइना को मदद करने वाले लोग होते हैं। इनके आंकड़ों के कोई भरोसा नहीं, क्योंकि इनको हर जगह पे सिर्फ केंद्र की तरफ देखना है। केंद्र ने कहा विजय हो गया, विजय हो गया, विजय हो गया। केंद्र ने कहा पराजय हो गई, पराजय हो गई, पराजय हो गई। मैं बार बार कहता हूं कि ये सब कव्वाली के किरदार है। कव्वाली में पीछे एक कव्वाल गाता है, पीछे सब ताली बजा के हाँ हाजी हाँ हम भी देखेंगे करते हैं। इनमें कोई दम नहीं है, इसलिए ऐसे झूठे आंकड़े परोसते जाएंगे और इसके बाद यू टर्न भी होगा। और सब कुछ होने के बाद यदि 15 साल बाद फिर बीजेपी इस बात को उठाए कि अखिलेश यादव की वजह से मृत्यु हो गई इतनी, अखिलेश यादव यदि अपोजिशन वजह से ये नहीं करता तो हम इतनी मृत्यु नहीं होती, और उस टाइप के लोग मान लेंगे कि शायद अखिलेश यादव की वजह से मृत्यु हो गई। राहुल गांधी ने व्हाइट पेपर निकालने की बात कही। उन्होंने कहा कि मैं 4 सजेशन दे रहा हूं आपको, मात्र 4 सजेशन। ये मेरे नाम से नहीं, आप अपनी योजना में कहीं पे लगाइए तीसरी लहर के लिए लड़ने के लिए। संबित पात्रा कहते हैं कि आपके 4 सजेशन हमको डिरेल करता है, और किसी का सजेशन किसी को कैसा डिरेल कर सकता है। ये जो ज्ञान है और ये जो विज्ञान है, ये सीखने के लिए संबित पात्रा की ट्यूशन लेना जरूरी। तो ये कब किसी के नाम से बिल फाड़ेंगे, कब किसके नाम से बिल फाड़ेंगे। अभी ये होगा कि ये सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, इसलिए ये अखिलेश यादव ने ये आंकड़ा निकाला, और जिस अधिकारी ने आंकड़ा दिखाया उसका ट्रांसफर हो जाएगा। और अब मुझे एक सजेशन देता हूं मैं आपके शो के थ्रू, क्योंकि आपका शो मुख्यमंत्री कार्यालय में भी देखा जाता है। अब मुख्यमंत्री कार्यालय को आपको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से या मध्य प्रदेश की संस्थाओं से कुछ सीखना चाहिए। आरटीआई में उन्होंने आपको मांगा और आपने आंकड़ा दे दिया, फंस गए आप। अभी ग्वालियर में एक मेडिकल कॉलेज है, वहां एक आरटीआई लगी कि भाई साहब आप बता दीजिए ये जो एडमिशन हो गई इनके डिटेल्स चाहिए हमको, कैसे किस किस के एडमिशन हो गई, जो डोमिसाइल कितने थे, नॉन डोमिसाइल कितने थे। पहला रिप्लाई गया कि सीबीआई का रेड हो गई, कागज सीज करके ले गए, हमारे पास आंकड़े नहीं। उसने कहा अब सीबीआई ने 3 महीने बाद लगाई, अब सीबीआई ने कागज दिए होंगे, आपके पास फोटोकॉपी होगी। बोले जो क्लर्क के आंकड़े देख रहा था, डाटा देख रहा था, रिकॉर्ड देख रहा था, वो अरेस्ट हो गया, इस वजह से नहीं दे पा रहे। उसकी जमानत हो गई, इसने फिर एप्लीकेशन लगाया, अब तो उसकी जमानत हो गई। उसके बाद मैं जो आपको बताऊंगा सिद्धार्थ जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, हम 21 की सदी में जी रहे हैं। 3rd एप्लीकेशन पे रिप्लाई आता है, क्योंकि उस क्लर्क ने उस कमरे में सुसाइड किया और उसका भूत उस कमरे में है। भूत उसके कमरे में होने की वजह से हम ताला नहीं खोल पा रहे और आपको डॉक्यूमेंट नहीं दे पा रहे, हमको माफ कीजिए। इनको भी यही कहना चाहिए कि कुछ लोग कोविड से मरे हैं, जो हम बोल रहे हैं 22,000 मरे हैं, उसके भूत जो है वो रिकॉर्ड रूम में बैठा हुआ है। इसलिए हम जब तक अब कोई खुद स्वयं मुख्यमंत्री गोरखनाथ पीठ से आते हैं, और गोरखनाथ तो शिव जी के वहां से है, वहां तो भूत प्रेत सब भग जाते हैं। जब तक मुख्यमंत्री खुद आके अनुष्ठान नहीं करेंगे तब तक ये भूत नहीं जाएंगे, और जब तक भूत नहीं जाएंगे तब तक आंकड़ा नहीं देंगे। ये मैं सजेशन दे रहा हूं आपको। ये बचने का बेहतरीन उपाय है जो मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज ने बताया है दुनिया। ये सरकारें चल रही है, ये चल रहा है भ्रष्टाचार पे पर्दा डालने का मतलब। और इसके बाद आज फिर एक सवाल है, आज हाईकोर्ट ने सुओ मोटो लेना चाहिए, या किसी शहरी को जाना चाहिए कोर्ट में कि साहब ये 2.5 लाख लोग किस डिसीज से मरे, सरकार इसको इन्वेस्टिगेशन करे।
क्योंकि आपने कोविड पे तो विजय पा ली, मात्र 22,000 लोग मरे, लेकिन 5-2.5 लाख लोग जो दूसरे डिसीज से मरे हैं, इसके बारे में सरकार कुछ करे, सरकार को पूछे क्यों मरे, यह पूछना चाहिए सरकार। यूं ही उत्तर प्रदेश के लोग, मुझे नहीं लगता कि जैसा आम का मौसम है तो भैया चलो ठीक है आम खा लिए, अच्छा खासा हो गया, लंगड़ा भी हो गया और सारे चोसा भी हो गया, अब मरने की इच्छा हो रही है तो चलो गंगा में जाके तैर ले लाश बन के। ऐसा तो उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश तो जीवंत राज्य है। ये उत्तर प्रदेश वो है जो इस देश के तमाम उद्योगों को चलाता है, कर्नाटक से लेके तमिलनाडु से लेके मैं बात कर रहा हूं आपके पंजाब तक, चाहे गुजरात हो, वहां का यदि उद्योग चल रहा है तो वहां सिर्फ यूपी और बिहार के लोगों से चल रहा है। श्रम करना ये लोग जानते हैं, प्रदेश में जाके श्रम करना जानते हैं। मराठियों में औकात नहीं है इतना किसी दूसरे राज्य में जाके काम करने की, मराठी होते हुए लेकर आते बोल रहा हूं। ये उत्तर प्रदेश की जनता है, वो जहां कहीं पे भी जब काम मिले, काम के लिए कभी मना नहीं करते। भीख मांग के नहीं जीता, वो काम करके जीता है। वो श्रमिक है उत्तर प्रदेश का, वो जनता है उत्तर प्रदेश की, ये खून है उत्तर प्रदेश का, ये पानी है उत्तर प्रदेश का। और इस उत्तर प्रदेश की जनता को आप ये कहोगे कि यूं ही मर रहे हैं, 2.5 लाख लोग यूं ही मर गए, गंगा में लाशें यूं ही तैरती है, लोग अपने आप को यूं ही गड़वा लेते हैं रेत में। शर्म आनी चाहिए, ये जनता का अपमान है। बिल्कुल अशोक जी, बहुत बहुत तार्किक बात कही है सिद्धार्थ भाई ने कि अगर मीडिया ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करता है तो एक मुकदमा होता है, तथ्य वही होंगे जो सरकार बताएगी कि आज 20 लोग मरे हैं या आज 10 लोग मरे हैं या आज 15 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो मीडिया के सामने बहुत प्रेशर होता है। दूसरा, मीडिया के सामने मालिकों का भी प्रेशर होता है। चैनल पे दिखाया जाता है कई करोड़ रुपए लेकर कि बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कोरोना पे विजय पा ली है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो रहा है। जनता को क्या लगता होगा कि जो अखबार में, ये जो चैनलों में खबर चल रही है, उसके अड़ोस पड़ोस में लाशें गिर रही हैं, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उसको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, इंजेक्शन ब्लैक में मिल रहा है, और टीवी चैनल पे आ रहा है कि कितनी बढ़िया सरकार है, सब कुछ पॉजिटिव हो गया है। क्या लगता होगा आम आदमी को मीडिया के प्रति कितनी घृणा पैदा होती होगी ये सब देखकर? आजकल मीडिया कोई अच्छी बात नहीं रही। मीडिया का मतलब है आप एक मीडिया का माफिया हो, आप बहुत झूठ हो और झूठ परब और सरकार के दल्ले हो, ये आरोप लगता है जब आप किसी को बोलते हो मैं मीडिया से। सिद्धार्थ जी की बात बिल्कुल सही है, बहुत सारे प्रेशर में है। लेकिन आडवाणी जी ने एक बात कही थी इमरजेंसी के बाद, कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के बाद आपको घुटने पर बैठने के लिए कहा था, आप रेंगने लगे थे। आज मीडिया वही है। आज मीडिया रेंगने नहीं लगा है, उसके भी नीचे चला गया है। बिल्कुल सही बात है। भाई ये नहीं कहता कि प्रेशर नहीं है, बहुत जगह प्रेशर, सब जगह प्रेशर, लेकिन कोई पीले चावल लेके आपके घर पे भी नहीं आए तो आप पत्रकार बनिए। बहुत सारे काम है। आपको पत्रकार बनना है, आपको ग्लैमर चाहिए, आपको वीआईपी स्टेटस चाहिए, आपको हर जगह प्रायोरिटी चाहिए। ये जब आप सब लेते हो तो फिर जवाबदेही भी है जनता के प्रति, इसको आप भूल जाते हैं। फिर जवाबदेही मालिक के प्रति, फिर जवाबदेही आप उन लोगों के प्रति जो लोग बिल्कुल नंगा नाच कर रहे हैं। मौत के तांडव को देख के भी आप कहोगे कि मुजरा हो रहा है, तो जनता कहां से माफ करेगी? हर आदमी को अपने जमीर की तरफ देखना चाहिए, जमीर से ज्यादा कुछ नहीं है। ये बोझ लेके क्या करोगे? कई पत्रकार ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह ड्राइवर से कम है, फिर भी मीडिया में लगे हुए हैं। इस देश में रोजगार नहीं है, अपने बलबूते पे काम नहीं कर सकता, क्यों मीडिया में रहना चाहता भाई? तनख्वाह नहीं मिल रही 5 महीने तो भी वही बैठा हुआ है, क्योंकि बाकी सुविधाएं आपको चाहिए। आप मीडिया को एक ऑर्डिनरी, जैसे बाकी एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर अपनी तनख्वाह कमाने के लिए नौकरी करता है, आप भी वैसे नौकरी करिए ना। आपको वीआईपी स्टेटस किस लिए चाहिए? वो ग्लैमर स्टेटस किस लिए चाहिए? जब ये स्टेटस चाहिए तो ये सारी चीजें फिर जमीर को मारना पड़ता है। मैं इस बात को नहीं मानता जमीर को मारना पड़ता है। आदमी की क्या कितनी रिक्वायरमेंट है आदमी? आपको लाखों रुपए नहीं चाहिए जीने के लिए, यदि सिंपल जीना हो, लेकिन घर में एसी चाहिए, गाड़ी भी बड़ी चाहिए, बेटे का एडमिशन भी बहुत बड़े स्कूल में होना चाहिए। सारे दुनिया के एडमिशन आप सेंट्रल स्कूल में करवाते हो और अपने बेटे का एडमिशन आप बड़े स्कूल में करवाओगे। आप खुद टाटपट्टी के स्कूल से आके आज इस स्टेज पे हो, तो आप क्यों चाहते हो अपने लड़के का एडमिशन बड़े स्कूल पे होना? सुविधा भोगी हो गया है मीडिया, और सुविधा भोगी होने की वजह से उसने सबसे पहले जो सैक्रिफाइस किया वो अपनी जमीर को किया। और दुर्भाग्य इस देश का कि वर्तमान में 2014 के बाद शासन में लगातार ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको ये सूट करता है,
और जनता, जैसा आपने सिद्धार्थ जी कहा कि जनता आदी हो गई है झूठ सुनने की, और ये बोलती है कि अरे इसके मुंह से निकला तो झूठ ही होगा, क्या करें, सुन लो, खत्म करें। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री चौड़े होकर कहते हैं कि चाइना एक भारत के 1 इंच भूमि पे नहीं है, अवकाश नहीं है चाइना की भूमि पे हाथ रखने की, तो भाई साहब 6 महीने बाद चाइना गया कहां से वापस? अपनी जमीन से क्यों वापस जाएगा? और वो जो जमीन को वापस गया वो हमारी नहीं है, तो हम क्यों उस पर आनंद मना रहे? वो जमीन के पीछे चला गया। अरे कोई किसी के पास जवाब नहीं है, झूठ बोलते हैं निकल जाते हैं, झूठ बोलते हो निकल जाते हैं, और झूठ पकड़ा जाए तो ये देशद्रोही है, ये पाकिस्तान से पैसा लेता है, ये चाइना का हिमायती है। अरे चाइना इस भूमि पे आया, उसको जूते मार के वापस करो, ये कहना भी चाइना के लिए फेवरेबल हो गया तो अब क्या करें? और ये कल्ट बना है। जब हम कहते कि 100 रुपए पेट्रोल गया तो बोलते कि क्या हुआ भाई, विकास के लिए हो रहा है पेट्रोल। विकास के मायने क्या है? सिद्धार्थ जी जानते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड में काम करते हैं। विकास के मायने ये है कि 32,000 करोड़ का वीडियोकॉन 2,000 करोड़ में दे दो, उसको हेयर कट बोलते हैं, हेयर कट। अरे हेयर कट कर रहे हो कि विस्तारा घुमा रहे हो, गंजा कर रहे हो? यह है विकास। सेंट्रल विस्ता बनाना विकास, सेंट्रल विस्ता बनाना भी विकास, सेंट्रल विस्ता बनाना विकास है। अपने बड़े बड़े होर्डिंग लगाना विकास है। किस बात की भैया? रोज आरती करते हो, आरती में नहीं कहते हो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा? वो कोविड में लस तुमने दी है, जो टीका दिया है, तो तेरा तुझका अर्पण, जनता का ही पैसा जनता को ही दिया। योगी जी मठ से पैसा ला रहे हैं क्या? क्या हेल्थ मिनिस्टर ने अपनी एफडी या खेत बेच के पैसा दिया है? अरे जनता के खून पसीने का पैसा आप इकट्ठा करते हो, कभी सेस लगा के इकट्ठा करते हो, कभी जीएसटी कर लगा के, कभी ये एक्ट, कभी वो पास, कभी ये सेस। विकास के लिए पैसा चाहिए। हमारा पैसा हमको ही दोगे, उसमें अपना विज्ञापन लगाओगे और बोलोगे कि देखो हमने आपका पैसा दे दिया, तो भैया आपने क्या बड़ा काम किया? बड़ा काम तो उस उद्योगपति करते हैं जो अपनी आधी प्रॉपर्टी देते हैं। विप्रो वाले प्रेम जी कर रहे हैं, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए हर साल करोड़ों रुपए देते हैं समाज सेवा के लिए। तमाम कैबिनेट के मंत्रियों की लिस्ट निकालिए, इसने अभी तक कितनी कितनी एम्बुलेंस होगी अपने पैसे से। हमारे यहाँ नेताओं के यहाँ इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है संजय जी। तो इसीलिए सिर्फ सवाल वो बोलेंगे, सिर्फ आउटगोइंग बोलने का है, सिर्फ वादे करने का है, हवाबाजी करने का है, मन की बात, तन की बात, धन की बात, ये करने का है। वहां इनकमिंग नहीं है, वहां सुनने का कोई जगह नहीं। तो इनसे झूठ नहीं होगा तो क्या होगा? इनकमिंग सिर्फ पैसे का। तो और ये नहीं है, रास्ता जनता ठीक करती है। इंदिरा गांधी को भी बहुत गुमान था संजय जी, तब तो हम स्टूडेंट थे, पढ़ रहे थे, लेकिन ऐसी जगह पढ़ रहे थे कि हम अखबार पढ़ते थे तब भी। इंदिरा गांधी को भी गुमान था, और इंदिरा गांधी तो इन लोगों से बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी, कल्चर्ड थी, फिर भी सत्ता का गुमान आ गया, इमरजेंसी लगाई तो लोगों ने रास्ता नपा दिया। आपके यहाँ लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, लोगों ने रास्ता नपा दिया है। विधानसभा चुनाव के लिए रोज सुबह शाम बैठकें हो रही है। ये बैठकें इसलिए नहीं हो रही है कि 300 सीटें आ रही साहब, किसको टिकट दो, किसको नहीं समझ में आता, जिसको टिकट दो वो जीत जाएगा। आपको मालूम है सीटें नहीं आ रही है, इसलिए मेहनत हो रही है, इसलिए बरकरार जा रहा है। और मीडिया के हिसाब से देश नहीं चलता। आपको लगता है कि मीडिया पे विज्ञापन देके और पैसे देके आप अपनी खबरें चलवाओगे? जिनके घर में मौत हो गई है, जिसका बाप गया है, जिसकी बहन गई है, जिसने पहले ही खोया है, जिसने अपना बेटा खोया है, वो सपने में आके पूछेगा कि तूने क्या किया। इस बार ना दारू चलेगी ना पैसा चलेगा, इस बार हिसाब चाहेगा। लोग अपने घर में हुए मौतों का हिसाब मांगेंगे, और लोग मौत को भूलते नहीं। हमारे यहाँ याददाश्त बहुत कम है, लेकिन मौत की याददाश्त नहीं है। मेरे पिता की मृत्यु हुए आज 20 साल हो गए, लेकिन 20 साल बाद भी पिता की रोज मुझे पिता याद आते। मैं पिता की मृत्यु को भूल नहीं पाया, ना हम में से कोई भूल पाया होगा। तो ये सवाल ये है कि आप कब तक लोगों को झूठ बोलेंगे? ये तो आप, इन्होंने तो बहुत बढ़िया उदाहरण दिया अंग्रेजी का, इन द आइवरी टावर। इनके लिए एक ही उदाहरण है शरद जी, बिल्ली दूध पीती है ना चोरी करके, तो आंख बंद करके पीती है। उसको लगता है कि मैं किसी को देख नहीं रही हूं, तो कोई मुझे भी देख नहीं रहा होगा।
जो पीछे एक डंडा पड़ता है तो तब समझ में आता है कि मैं मूर्खतापूर्ण काम कर रही थी। और प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में डंडा पड़ता है चुनाव के नतीजे। एक डंडा ममता ने बजाया वहां पे, डंडे कई जगह बच रहे। अब कुछ लोग मार खाने के बाद भी कहते हैं कि नहीं हमको तो यूसी, हमने तो ऐसे ही करके देखा था कि कैसा लगता है। मार तो गुजरात में भी पड़ी थी जब 100 का आंकड़ा नहीं पार कर गए थे। मार तो बिहार में भी पड़ी है जब तेजस्वी के नए लड़के ने 70 पार कर दिए। मार तो महाराष्ट्र में भी पड़ी है, शरद पवार ने जो घुमाया है। मार तो कर्नाटक में भी पड़ रही है। मार तो छत्तीसगढ़ से लेके राजस्थान तक भी पड़ी, और मार अभी पंजाब में भी पड़ेगी। 5 राज्यों के चुनाव भी बताएंगे। उत्तर प्रदेश में कैसे नजर आ रहा है आपको? यूपी में क्या लग रहा है आपको अशोक जी? आज देखो संजय जी, मैं बदनाम हूं, बड़ा वोकल हूं, मैं स्पष्टवादी हूं। मैं नाम और आंकड़े, ये एक आसज्जन और एक मंत्री ऐसा नहीं बोलता, मैं नाम ही लेता हूं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, चौराहे पे नाचो, सब दिखाएंगे। यदि उत्तर प्रदेश में आज चुनाव होता है तो 50 क्रॉस नहीं करते। विधानसभा में आपको 50 विधायक नहीं होंगे बीजेपी के, यदि आज चुनाव होते। आप क्या चाह रहे हैं? ये चैनल पे डिबेट आज आखिरी हो? कल से मैं हवालात के अंदर हो जाऊंगा, ऐसी बातें करेंगे आप यहाँ बैठ के? आप हवालात से भी डिबेट कर सकते हो संजय जी। सच्चाई का मुंह कोई बंद नहीं कर सकता। सच्चाई का मुंह बंद नहीं कर सकता, क्योंकि हम राम के भक्त हैं, हम हिंदू धर्म में मानते हैं, हम गीता को पूजते हैं। हमारे लिए गीता आज भी सर्वमान्य ग्रंथ है, और हमारे भगवान हमको बताते हैं कि सच्चाई की राह पे चल, कभी पराजय नहीं होगी। तकलीफ जरूर होती, सच्चाई की राह पे तकलीफ तो होती है। और जब कलयुग है, जहां निगेटिव फोर्सेस ज्यादा काम करेंगे, वहां तो आपको तकलीफ होगी। जब सतयुग और द्वापर में सच्चे बोलने वालों को तकलीफ हुई, ये तो कलयुग है, यहाँ तो और तकलीफ होगी। तो तकलीफ झेलने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हम में से, चारों में से कोई भी पीले चावल लेके नहीं आया था कि हम अखबार बने। हम मिशन के तहत पत्रकारिता में आए, और यदि मिशन के तहत पत्रकारिता में आए हैं, यदि हम अपने आप को चौथा स्तंभ कहते हैं संविधान का, तो हम अपना दायित्व निभाएंगे। इस देश में कुछ न्यायपालिका लोग हैं, दायित्व निभाते हैं। सिंह साहब जैसे IAS ऑफिसर है, जो साथ FIR झेलने के बाद भी अपना दायित्व निभाते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी अपना दायित्व निभाते हैं। और इस देश में कुछ अच्छे नेता भी है, वो लगातार बोलते हैं और दायित्व निभाते हैं। तो हमें अपना दायित्व निभाना चाहिए। ये तो आना जाना तो होता है।